नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। रिटायरमेंट के बाद आमतौर पर क्या सलाह दी जाती है आपको कि आप सुरक्षित निवेश कीजिए, ज़्यादा जोखिम मत लीजिए और डेट में निवेश करना सही है। लेकिन महंगाई को ध्यान में रखते हुए क्या ये सही स्ट्रैटेजी हमेशा होगी? क्या आपको इसके लिए इक्विटी में निवेश करना चाहिए? रिटायरमेंट के बाद सही रणनीति क्या हो, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा। हर्षवर्धन, स्वागत है आपका। क्या खास चर्चा आज शो में करने जा रहे हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे रिटायरमेंट के बाद क्या इक्विटी में निवेश करना चाहिए, रिटायरमेंट के बाद इक्विटी चुनने से क्या हो सकते हैं फायदे, 60 के बाद 60 के लिए डेट फंड में निवेश करना होगा बेहतर, साथ ही रिटायरमेंट प्लानिंग कब और कैसे करें। हर्षवर्धन, ये कॉन्सेप्ट मैं आपसे समझना चाहती हूँ। जब हम कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद इक्विटी, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद तो शायद जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जोखिम न लें, अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले और सुकून से अपनी ज़िंदगी बिताएं। तो जिससे पहले हम डिटेल में चर्चा करें, 3 पॉइंटेड रीजंस मैं आपसे समझना चाहती हूँ रिटायरमेंट के बाद इक्विटी क्यों। स्वाति, देखिए, आपने सही कहा कि अगर कोई इंसान जब रिटायर होता है वो ये मानते हैं कि भाई मुझे एक रेगुलर इनकम चाहिए, मुझे रिस्क अपने पैसों से लेना नहीं है। और ये एक बहुत ही कॉमन एटीट्यूड और अप्रोच है जो काफी हद तक सही भी है। अब ये आपको समझना है इसका इम्प्लीकेशन क्या है। हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक इंसान है, वो 1 करोड़ रुपए के साथ रिटायर हुए, उनका जो रिटायरमेंट बेनिफिट उन्हें मिला है वो पूरा मिला के 1 करोड़ रुपया है। और वो चाहते हैं कि मुझे 50,000 रुपए हर महीने के मिलने चाहिए ताकि मेरे खर्चे जो है, डेली एक्सपेंसेस मेरे जो 50,000 के हैं, वो मेरे पूरे हो जाएं इस 1 करोड़ रुपए से। तो बहुत नेचुरल सी बात है, हम क्या करेंगे, एक बैंक में फिक्स डिपॉजिट करेंगे जहां पे हमें 6% आसपास ब्याज मिलता हो। और 1 करोड़ रुपए का 6% ब्याज मिलता है तो वो 6 लाख रुपया साल का हो गया, जो है 50,000 रुपया महीने। तो हम ये कर समझ के 1 करोड़ रुपया बैंक में लगा देते हैं और हमारे खर्चे पूरे हो गए, कैश फ्लो आने लग गया और हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन हमें ये समझना है कि ये जो 50,000 रुपए आप समझ रहे हैं आपके महीने के खर्चे हैं, ये आज की तारीख में है। ये खर्चे आपके हर साल बढ़ते रहेंगे महंगाई दर के हिसाब से। तो अगर महंगाई दर 7% की, अगर 7% हम देखें कि हर साल खर्चे बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन रेट अगर 7% है, यही जो आपका महीने का खर्चा 50,000 रुपए आज की तारीख में है, ये 65 की उम्र में 5 साल बाद ये बन जाएगा 70,000 रुपए हर महीने का। और आप जब 70 साल के होंगे, जब आप 10 साल आफ्टर रिटायरमेंट, ये खर्चा महीने का 1 लाख रुपए हो जाएगा। तो आपके जो 50,000 के खर्चे आज के थे, ये 70,000 5 साल बाद और 10 साल बाद 1 लाख रुपए महीने का हो जाएगा। अब जो फिक्स डिपॉजिट आपने की थी, उसपे तो आपको 6% ब्याज ही मिल रहा है। हो सकता है कि आगे जाते हुए इनफैक्ट और कम हो जाए, लेकिन बढ़ने की तो गुंजाइश हमें लगती नहीं है। तो मान लीजिए कि 6% भी है, घटता नहीं है। अगर घट गया तो डबल प्रॉब्लम है, लेकिन अगर घटता नहीं है तो भी आपको सिर्फ 50,000 रुपए हर महीने के मिल रहे हैं जाके, और इसके सामने जो आपके खर्चे हैं वो 70,000 1 लाख रुपया हो गया। तो आगे जाते हुए आप अपने खर्चे कैसे निकालेंगे? इन चीजों का भी ध्यान आपको 60 साल की उम्र में ही लगाना है। जब आपके अभी जो आपके हाथ में पैसे आए हैं, वही पैसों को आपको प्लान करना है कि 5 और 10 साल बाद मुझे कैसे खर्चे मिलेंगे। तो ये बहुत जरूरी एलिमेंट होता है जो अक्सर हम भूल जाते हैं हमारी रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग करने में। तो इसके उपाय क्या हैं? इसमें क्या-क्या ऑप्शंस हम इंक्लूड करके अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, वो डेफिनिटली अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनके साथ बैठ के समझिए। और जो आपको सूट करता है उस हिसाब से कोई कॉम्बिनेशन लेके आपको अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत इक्विटी ऐड करना ही होगा। और कैसे रिस्क टेकिंग प्रोफाइल है, क्या नहीं है, वो देखते हुए आप एक प्रोफाइल बनाएं। एक उदाहरण दे सकता हूं मैं। मान लीजिए रिटायरमेंट के टाइम ही आप ये सोचते हैं कि मैं 80 लाख का 80 लाख 80% हर्ष, जो हम मेरा आपसे ये कॉर्पस है उदाहरण समझते उसका मैं। हैं, हम आपसे समझते हैं इस एग्जाम्पल को। इनफैक्ट इनफैक्ट मैं थोड़ा सा अब इसको ब्रेक डाउन करना चाहती हूँ थोड़ा और। आपने 1 करोड़ का एग्जाम्पल दिया और मैं इक्विटी में मानिए अगर हम 12 से 14% तक का एक रिटर्न समझ लेते हैं महंगाई को ध्यान में रखते हुए, तब इक्विटी में जो रिटायरमेंट की राशि है उसका कितना परसेंट एक रिटायरी को निवेश करना चाहिए? क्योंकि परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है कि अगर हम डेट के अलावा इक्विटी में निवेश करने की बात कर रहे हैं तो इक्विटी का वो परसेंटेज एक्सपोजर का कितना हो।
ये बहुत ही एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है स्वाति, क्योंकि हम ये कहते हैं कि आपका जो रिक्वायरमेंट है कैश फ्लो का, रेगुलर कैश फ्लो आपकी पहली रिक्वायरमेंट है। आपको सेफ्टी ऑफ कैपिटल डेफिनेटली ध्यान में रखना है। तो आप एक मोटा हिस्सा, जो अगर 1 करोड़ का ही एग्जांपल ले रहे हैं, तो 80-20 का जो रूल है, वो बहुत ही सेफ रूल है। इन द एब्सेंस ऑफ और कोई डिटेल में हम नहीं जाएँ, तो देखिए कि 80-20 का एक कॉम्बिनेशन आप अगर कर सकें, तो वो एक सेफ माना जाता है, जिसमें 80% आपका जो पैसा है वो फिक्स्ड डिपॉजिट टाइप की स्कीम्स में ही रहना चाहिए, और 20% तक, मैक्सिमम परसेंट तक आप उसे इक्विटी में निवेश करते हैं। और इसका कारण क्या है? जैसे हमने देखा कि आपने पूछा 12 से 14% अगर हम रिटर्न देखते हैं, तो ये 20%, जो 20 लाख रुपए हैं, वो कितना बन जाएगा? तो अगर आप 10 साल का होराइजन लेके चलते हैं और आपको ये 20 लाख पे आपको करीबन 12 टू 14% का रिटर्न मिलता है, तो 70 साल की उम्र में आपके पास ये 20 लाख के करीबन 65 लाख बन जाएंगे। जो 80 लाख आपका पहले फिक्स डिपॉजिट में था, और ये 60 लाख जो आपको इक्विटी से आता है, तो 70 की उम्र में आपके हाथ में 1 करोड़ 45 लाख होंगे। और अगर पहली सिचुएशन होती, तो कैपिटल आपका अगर पूरा 1 करोड़ आपने फिक्स डिपॉजिट में लगाया होता, तो 1 करोड़ ही आपका 70 की उम्र में भी 1 करोड़ ही रहता। तो आपको थोड़ा कैपिटल अप्रिसिएशन करने के लिए ना एक्स्ट्रा कोशिश करनी होगी। हालाँकि हम मानते हैं कि इक्विटी में रिस्क होता है, इक्विटी वॉलेटाइल होता है, और इसमें अगर आप एक्सपोज़र लेते हैं रिटायरमेंट के बाद में, तो आपको बहुत श्योर होना पड़ेगा कि आप ये रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। अगर समझते हैं और ये आपकी रिक्वायरमेंट है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए आपको पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जीनी है, तो थोड़ा रिस्क आपको लेना होगा। इक्विटी में भी कैटेगरीज़ हैं, जिसमें आप लो रिस्क कैटेगरी ले सकते हैं। विद इन इक्विटी की जो सेफर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे लार्ज कैप हो गया, कोई इंडेक्स फंड हो गया, हाइब्रिड फंड्स ले सकते हैं, आप डायनामिक एसेट एलोकेशन प्लान ले सकते हैं, जिसमें जो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में आता है। तो उसमें आप थोड़ा सेफ चलिए, उसमें स्मॉल कैप, मिड कैप, ये इतनी वोलेटिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर अगर समझ के, थोड़ा कैलकुलेशन करके, और थोड़ा अपनी नीड बेस्ड समझ के अगर आप करते हैं, तो आपकी फुल रिटायरमेंट, ये नहीं कि सिर्फ मुझे 60 और 65 के बीच में अच्छा जीना है, मुझे पूरा रिटायरमेंट लाइफ पूरी अच्छी अगर जीनी है, तो आपकी कैपिटल को थोड़ा ग्रो करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। तो यहाँ पर किस कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं और हर्ष से किस कॉन्सेप्ट की चर्चा कर रहे हैं, वो यही है कि अगर अभी आपने सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद आपको 1 करोड़ से 50,000 आय की ज़रूरत है, रेगुलर आय की ज़रूरत है, तो मानिए वो आपका जो लक्ष्य है वो 20 साल दूर है, तो 20 साल के बाद उस 50,000 की कीमत 50,000 की नहीं रह जाएगी, ये उससे बढ़कर मानिए 70,000 की भी हो सकती है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न होता है हर्ष, वो कॉन्सेप्ट आपसे थोड़ा यहाँ पर समझना चाहती हूँ कि क्यों जो हमें रियल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पर अपने रियलिस्टिक गोल सेट करने चाहिए और रियलिस्टिक जो हमें पैसे चाहिए उसको सेट करना चाहिए। तो देखिए, रियल रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअली है क्या? सिंपल सी बात है कि अगर आपने 1 करोड़ रुपया फिक्स्ड डिपॉजिट पे लगाया है, और आपको उस पे जो ब्याज आ रहा है, जो इनकम हो रही है, वो करीबन 6% है, जो हमने अभी एग्जांपल लिया है। तो आपको 6 लाख रुपए आपको हर साल के उस पे ब्याज आ रहा है। लेकिन जो चीज़ें आप 6 लाख रुपए से खरीद सकते थे, वो 1 साल बाद वो अगर 7 लाख रुपए हो गए, जो इन्फ्लेशन है वो 7% के हिसाब से है। तो रियल सेंस में आपने कुछ भी नहीं कमाया। आपका इन्फ्लेशन, आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो आपकी कमाई हो रही है वो खर्चे बढ़ने के बराबर नहीं हो रहा है। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न इन दिस केस इज -1%, क्योंकि आपकी कमाई 6% हो रही है और इन्फ्लेशन 7% है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट करना होगा। लेकिन हालांकि ये हमारे हाथ में नहीं होता। महंगाई दर अगर हम 7% की बात करें, तो वो भी एक सिंपल आंकड़े होंगे। हमारा खर्चा एक्चुअली उससे ज्यादा भी बढ़ सकता है। तो जो स्टेटिस्टिक्स है, जो सीपीआई रेट्स होती हैं, वो एक जनरलाइज रेट होती है, हम पे शायद वो लागू ना भी करे। तो ये बहुत जरूरी है जो आपने मुद्दा उठाया, कि रियल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे मुझे एक्चुअली अगर पॉजिटिव रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो मेरे पैसे की वैल्यू एक्चुअली हर साल टूट रही है। और अगर आपको पॉजिटिव रिटर्न चाहिए, तो आपको थोड़ा रिस्क लेना होगा, क्योंकि ग्रोथ एसेट्स में जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आपको डबल फिगर या इन्फ्लेशन एडजस्टेड पॉजिटिव रिटर्न्स मिलना बहुत मुश्किल है। वाकई एक सवाल लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर एक दर्शक शामिल हैं इस वक्त, संजय अरोड़ा साहब। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। आप मनी गुरु में हमसे अपने फाइनेंसेस को लेकर सवाल जानना चाह रहे थे। हम चाहते हैं कि आप अपने सवाल को दोहराएं, हमारे एक्सपर्ट हर्षवर्धन रूंगटा उसका जवाब देंगे। नमस्कार जी, मेरा सवाल ये है
कि मैं अभी 5 साल बाद रिटायर हो रहा हूँ और मेरा जो पीएफ फंड वगैरह सब मिला करके, पेंशन वगैरह फंड मिला करके मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और जिसमें मेरा 40,000 पर मंथ का मेरा जो है एसआईपी जाता है, जिसमें मेरे के लार्ज कैप और मिड कैप पे मैंने इसमें जो है मेरा एसआईपी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे रिटायरमेंट के हिसाब से ये क्या ठीक है कि मुझे और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए अभी? कितनी कुल राशि आप निवेश कर रहे हैं संजय जी इन फंड्स में? मेरी एक्चुअल में अभी तक जो है 23 लाख के आसपास इक्विटी में है और 40,000 पर मंथ का मैंने एसआईपी कर रखा है अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में और मेरा प्लान है 5 साल तक सिर्फ इन्वेस्ट करना है, उसमें से कुछ निकालना नहीं है। तो क्या ये मेरे लिए ठीक है कि मुझे कुछ अभी और ज़्यादा इसमें इक्विटी में डालना चाहिए या डेट वगैरह में डालना चाहिए? तो इनका पूरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हर्षवर्धन आप भी देख पा रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सही स्ट्रैटेजी पर हैं? संजय जी देखिए, आपका पोर्टफोलियो मैंने देखा है, तो इसमें आपका जो अप्रोच है, जो आप डेट इक्विटी एलोकेशन के बेसिस पे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये अप्रोच आपका सही है। एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी और डेट का जो मैं बात कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली आपका जो एक बहुत बड़ा डेट का जो एलोकेशन है वो फ्रैंकलिन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में अटका हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि जब बहुत ही जल्दी आपका इसका सोल्यूशन निकले और ये पैसे यूज कर पाए। तो डेट एलोकेशन ठीक है, लेकिन उसमें डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि एक स्कीम में आपके पैसे अटके हुए हैं। जो आपकी इक्विटी स्कीम्स हैं वो आप देखेंगे कि बहुत सारी स्कीम्स आपने अपने पोर्टफोलियो में जोड़ रखी है और बहुत डुप्लीकेशंस हैं। तो इसमें आप थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको सुझाव देता हूँ। पहले हम डेट की बात कर लेते हैं। डेट में जो आपके एक्सिस बैंकिंग एंड पीएसयू फंड और फ्रैंकलिन की स्कीम्स है वो बने रहे फिलहाल, और जब फ्रैंकलिन के पैसे वापस आ जाएंगे तब हम उसे शिफ्ट करना हो, कहाँ इन्वेस्ट करना हो, वो हम उस पर आपको सलाह बाद में दे सकते हैं। जो जो ईएलएसए स्कीम्स में आप कर रहे हैं, आप मिराई टैक्स सेवर में कंटिन्यू करते रहें। फ्रैंकलिन टैक्स शील्ड की आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जब लॉक इन खत्म हो जाए तो उसमें से आप निकाल लीजिएगा, और ये पैसे जब आप आने के बाद आप एक नॉन ईएलएसए स्कीम में इन्वेस्ट करिएगा जिसमें लॉक इन नहीं होगा, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में आपको अगर नॉन लॉक इन स्कीम्स है तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होती है, लिक्विडिटी रहती है। अगर आप उसमें एसडब्ल्यूपी सेटअप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आपकी जो स्कीम्स हैं वो आप सारी रिटेन करिए, एक्सेप्ट फॉर बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड। इसमें से निकाल के ये पैसे आप स्विच कर लें एक्सिस ब्लू चिप फंड में। मल्टी कैप में आप सारी मल्टी कैप स्कीम्स में फिलहाल कंटिन्यू करिए। जब ये रेगुलेशंस फाइनल हो जाएंगे और जो स्कीम्स में आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं, जो अभी मल्टी कैप की सेबी ने नई गाइडलाइंस लाई है, आपकी स्कीम स्पेसिफिकली कौन सी कैटेगरी में अपने आप को रिकैटेगराइज करी है, एसेट जो डिफरेंट कैटेगरीज में अपने फंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, उस बेसिस पे डिसीजन ले पाएंगे जब फाइनल डिटेल्स आती हैं। आपके पास जो थीमेटिक एंड वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स हैं, इनमें आपको ये 3 स्कीम्स हैं आपके पास, जो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप तीनों बंद कर दें और इनके पैसे जो है एग्जिस्टिंग फंड्स प्लस जो एसआईपीज हैं वो आप शिफ्ट करके कैनरा रिबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड में करें, जो आपके पास ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो में है। तो कंसोलिडेशन काफी हद तक हो जाएगा। हाइब्रिड फंड जो आपके पास है, जो कैनरा रिबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड है, वो कंटिन्यू करें। और जैसे मैंने कहा, जो थीमेटिक एंड वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स आपके पोर्टफोलियो में है, उनके पैसे और उनका एसआईपी भी इसी फंड में आप कंटिन्यू करते रहें। सो आई थिंक ये जो आप चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में करेंगे, इससे काफी कंसोलिडेशन हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि एज ए वेटेड एवरेज जो आपका डेट और इक्विटी का वेटेड एवरेज रिटर्न है, ये इन्फ्लेशन से ज्यादा आप कमा पाएंगे। तो संजय जी, होपफुली आप इस सलाह पर अमल करेंगे और जो बदलाव करने हैं आपको अपने पोर्टफोलियो में, वो आप जरूर करेंगे हमारे एक्सपर्ट की सलाह पर। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद रिटायरमेंट के बाद इक्विटी की कौन सी कैटेगरी में आप निवेश कर सकते हैं, साथ ही रिटायरमेंट प्लानिंग आपको शुरू कब करनी चाहिए, इस पर भी चर्चा होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। मनी गुरु में आज हम चर्चा कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद इक्विटी क्यों जरूरी। हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा है। हर्षवर्धन, रिटायरमेंट के बाद इक्विटी में निवेश करना है, आप कह रहे हैं 80-20 का फॉर्मूला अपनाना चाहिए, मतलब 80% डेट जरूर रखें लेकिन 20% पोर्शन इक्विटी को भी देना जरूरी है। तो ऐसी कौन सी कैटेगरीज है जिसमें 20% का निवेश हो?
स्वाति देखिए, हम रिटायरमेंट के बाद में ये ज़रूर चाहेंगे कि हमारे कैपिटल पे हम कम से कम रिस्क लें। तो एक है बिल्कुल भी रिस्क नहीं लें, वो तो हमने बात कर ली कि थोड़ा रिस्क आपको लेना होगा। लेकिन उस इक्विटी में भी हम कितना कम से कम रिस्क ले सकें, वो आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें लार्ज कैप माना जाता है कि रिलेटिवली स्टेबल होता है कंपेयर्ड टू द अदर कैटेगरीज़ ऑफ इक्विटी फंड्स। तो लार्ज कैप एक कैटेगरी है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। इंडेक्स फंड्स लार्ज कैप कैटेगरी का भी पैसिवली मैनेज्ड फंड है। सो उसमें आप इंडेक्स फंड चूज कर सकते हैं। आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स जो बैलेंस एडवांटेज फंड कहते हैं कि वो मार्केट की जो लेवल है, मार्केट का पी लेवल हो गया या प्राइस टू बुक लेवल हो गया, वो बेसिस पे इक्विटी का एलोकेशन करते हैं। तो मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए दिए हैं, पूरे का पूरा 10 लाख रुपए इक्विटी में नहीं जमा होता है, वो इक्विटी डेट का एक हाइब्रिड स्कीम है। और इक्विटी एलोकेशन भी डिपेंड करता है कि मार्केट की वैल्यूएशन क्या है। तो अगर महंगा है, मार्केट का बहुत हाई पी पे चल रहा है, तो इक्विटी कम होगा। और मार्केट अगर कम पी पे चल रहा है, लो पी पे चल रहा है, तो आपका इक्विटी एलोकेशन ज्यादा होगा। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आप कम वॉलेटिलिटी के साथ में सही मार्केट लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरा और लास्ट जो कैटेगरी है वो है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स में आपको पास कंजर्वेटिव हाइब्रिड भी है, जिसमें इक्विटी का एलोकेशन कम होता है और मान लीजिए 20 टू 30% होगा। और अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स होते हैं जिसमें 65 टू 70% इक्विटी होता है। तो म्यूचुअल फंड्स एक एक्चुअली ऐसा एवेन्यू है जिसमें हर रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो ये लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स हो गया, हाइब्रिड फंड्स हो गए या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स, आई थिंक ये आप कैटेगरीज में से जहां आपकी रिस्क प्रोफाइल मैच करती है उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक दर्शक का सवाल भी लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर शैलेंद्र कामत जी इस वक्त हैं। शैलेंद्र जी, आपका स्वागत है मनी गुरु में। आप अपना सवाल हमारे एक्सपर्ट से जानना चाह रहे थे, जो आपने हमें लिखा था मेल पर। हम चाहते हैं कि आप उस सवाल को हमारे एक्सपर्ट को फिर बताएं और अपने निवेश से रिलेटेड क्या सलाह आप चाहते हैं। मेरे पिताजी एक्चुअली रिटायर्ड हैं और उनके पास 10 लाख इन्वेस्टेबल सरप्लस है। तो और प्लस वो 10,000 वो ही इज अ पेंशनर, तो उनके मतलब 10,000 वो पर मंथ और एक्स्ट्रा मतलब मंथली एसआईपी की तरह और डाल सकते हैं। तो उनका ये है कि उनको एफडी से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, उनका कोई ऐसा स्पेसिफिक गोल नहीं है। तो उसके लिए क्या करें हम लोग? तो ज़्यादा रिटर्न चाहिए इनको। इनके पिता की उम्र जो है रिटायर्ड हैं हालांकि, और माता की उम्र भी 71 साल है। तो ऐसे में हर्षवर्धन बताइए, शैलेंद्र जी को कहाँ करना चाहिए बेहतर रिटर्न के लिए निवेश? देखिए, ये सुन के कितना अच्छा लगता है कि कोई इंसान अपने पेंशन से अपने खर्चे निकाल पा रहा है और उसके बावजूद उनके पास सरप्लस होता है इन्वेस्ट करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हर भारतीय के साथ ऐसा ही हो आगे जाते हुए, और वही मकसद है हम जो आप इस शो के द्वारा जरिए जो सबको एजुकेट करना चाहते हैं। तो ये अच्छी बात है कि ये अपने रिटायरमेंट को एंजॉय कर रहे हैं एटलीस्ट फाइनेंशियली। अब ये हम ये भी समझ रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन का जो मुद्दा है, जो हमने बात की, ये क्योंकि गवर्नमेंट पेंशनर्स हैं, इनको डीए भी मिलता है जो इन्फ्लेशन का ध्यान रखता होगा। और अभी जो इनकी रिक्वायरमेंट है ये कहते हुए कि इन्हें एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो डेफिनेटली ये एक हाइब्रिड फंड की तरफ रुख करें। लेकिन क्योंकि उम्र 82 इयर्स एंड 71 ऐसी जो इतनी सीनियर एज है, मैं इन्हें कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की सलाह दे रहा हूँ, जिसमें इक्विटी का जो एलोकेशन होता है वो 20 टू 30% होता है, बाकी डेट में होता है। तो थोड़ा बहुत हम इक्विटी फ्लेवर इसमें लाते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि एफडी से ज्यादा रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में मिल सकता है। और जो एसआईपी भी वो करना चाहते हैं वो भी इन 2 फंड्स में करें जिनके नाम मैं बताऊंगा। आईसीआईसीआई रेगुलर सेविंग्स फंड, आप ग्रोथ ऑप्शन लें। कैनरा रिबेको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, इन दोनों स्कीम्स में जो 10 लाख रुपए हैं वो 5-5 लाख करके डिवाइड कर दें, और जो 10,000 की एसआईपी करना चाहते हैं वो भी आप 5-5 हजार करके इन दोनों स्कीम में निवेश कर दें। आगे जाते हुए, और मैंने ध्यान रखिए ग्रोथ का ऑप्शन बताया है, आगे जाते हुए जब मुझे अगर पैसों की जरूरत पड़े, इनमें से अगर निकालना पड़े, तो या तो एसडब्ल्यूपी सेटअप कर ले जो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है, और या तो उसमें से वो रिडेम्पशन कर ले जितनी उनकी रकम की जरूरत है। जी, तो शैलेश जी, अपने माता पिता के लिए जो निवेश करना चाहते हैं उसके लिए एक पूरा निवेश स्ट्रैटेजी हर्षवर्धन ने आपको बता दी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब सबसे ज़रूरी हर्षवर्धन, हम बात करें कि रिटायरमेंट के बाद इक्विटी की ज़रूरत है, कब प्लानिंग करनी चाहिए रिटायरमेंट के बाद, 60, 70, 80 की उम्र तक आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। लेकिन अगर पूरे अपने लाइफ स्पैन की बात करें, अपने प्रोफेशनल करियर की बात करें, रिटायरमेंट प्लानिंग का सही समय क्या है, कब से शुरुआत होनी चाहिए?
स्वाति, अभी हमने क्वेरी ली शैलेंद्र जी के, उनके पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में थे और इन्हें पेंशन मिल रही है, जिसके बाद उनके पास सरप्लस होता है। हम सब इतने लकी नहीं होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, तो आप अपनी पहली सैलरी से आपको आपको अरेंजमेंट करना होगा। अगर आप ये चीज़ करते हैं, क्योंकि देखिए ये चीज़ हमें एकदम क्लियरली माइंड में होता है कि अगर कुछ चीज़ सर्टेन है लाइफ में, अगर एक चीज़ डेफिनिटली होने वाली है, अगर आप ज़िंदा रहे तो आप रिटायर एक दिन होने वाले हैं। तो ये जब ज्ञान हमें है, तो क्यों ना जब हमें पहली सैलरी हमारे हाथ में आती है, हम उस समय से बचत करना शुरू कर रहे हैं। आपको छोटी-सी एक एक आंकड़े देता हूँ मैं। अगर एक इंसान ₹2000 जमा करना शुरू करता है और 30 साल तक जमा करते रहता है, तो ये जाहिर सी बात है, जब आप काम शुरू करें पहली सैलरी से अगर आपने ₹2000 हर महीने के इक्विटी एसआईपी करने लगे 30 साल का होराइजन लेके, और अगर 14% आपको उस पे रिटर्न मिलता है, एनुअलाइज्ड रिटर्न अगर 14% मिलता है, जो इक्विटी में पॉसिबल है, अगर आपको ऐसा रिटर्न मिलता है, तो 30 साल बाद ये ₹2000 जो आपने जमा किए, वो 1 करोड़ की राशि बन जाती है। और ₹2000 अगर हम ये मान के चलें कि हमें अलग रख देना, हमारी सैलरी आई नहीं, उतनी हमारी सैलरी कम आई है, तो हम डेफिनिटली अगर चाहें तो ये कर सकते हैं। और अगर इसका असर ये भी बताता हूँ कि अगर आपने पहली सैलरी से जमा करना नहीं किया, आपने शुरू नहीं किया और ये कहा कि चलिए 5 साल बाद करता हूँ, अभी तो मेरे खेलने की उम्र है, अभी तो मेरे पास पैसे मिले, अभी खर्च करता हूँ, अच्छा मोबाइल खरीदना है, वगैरह, वगैरह। अगर आपने ये 5 साल डिले कर दिया, तो यही ₹2000 अभी आप 25 साल के लिए जमा कर रहे हैं। ये जो पहली सिचुएशन जो अगर 30 साल कर रहे थे, आपको 1 करोड़ रुपए हाथ में आते, और ये अगर आपने अभी 25 साल के लिए किया, मतलब सिर्फ 5 साल डिले किया, एंड का जो कॉर्पस है, वो 1 करोड़ की जगह 50 लाख हो जाता है। मतलब 5 साल का डिले आपका एंड कॉर्पस आधा कर देता है। तो जितना जल्दी आप जमा करना शुरू करेंगे, उतना ही सुखद आपका खुद का रिटायरमेंट लाइफ होगी। सो मेरी सलाह तो ये रहेगी कि जब जागो तब सवेरा। आपकी अगर ये पहली सैलरी नहीं है, आपने 10 साल काम कर लिया ऑलरेडी, तो आज आपको इस चीज़ का अगर ज्ञान हुआ है, तो आज से शुरू करें। अगर आप पहली सैलरी पाने वाले हैं, तो तब से शुरू करें। जब आपने जान लिया इस बात को, तब से शुरू करें, और अगर जानने के बाद भी आपने अगर डिले किया, तब उसे लेट कहते हैं। समझ में आज आया, आज से शुरू करें। और इसी नोट के साथ आज के शो का अंत भी हम करते हैं। बहुत शुक्रिया, रिटायरमेंट प्लानिंग पर आपने एक बहुत ही अच्छी चर्चा की। इसके लिए हमारे साथ मनी गुरु में शामिल हुए हर्षवर्धन, बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ इस शो में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।